हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेसन 1 सॉलिड स्टेट का आखिरी पार्ट पूरा करेंगे। इसमें ठोसों के चुंबकीय गुण और परावैद्युता के बारे में विस्तार से वर्णन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण। प्रत्येक ठोस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं या तो परमाणु, अणु या आयन होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोई भी हो, अवयवी कण कोई भी हो, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही होते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक तो कक्षीय गति ऑर्बिटल मोशन, और एक स्पिन मोशन यानी घूर्णन गति। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय गति, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। और एक होती है पृथ्वी अपने अक्ष पर ही चक्कर काटती है, जो 24 घंटे में काटती है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो 1 साल लगता है 365 दिन में। तो ये दो प्रकार की जो गतियाँ होती है वो इलेक्ट्रॉन में भी होती है, यथा ब्रह्मांडे तथा शरीरे। तो इलेक्ट्रॉन में भी इन दो प्रकार की गतियों के कारण चुंबकीय गुण आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड स्पीशीज है, आवेशित कण है, और आवेशित कण जब भी मोशन में होगा तो उसमें चुंबकीय गुण जरूर आएगा। तो इन दो प्रकार की गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण पैदा होते हैं। एक तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और एक होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो उसका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इन दोनों चुंबकीय आघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहली बात तो यह कि इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ठोस में भी चुंबकीय व्यवहार या तो होगा या नहीं होगा, या कम होगा या ज़्यादा होगा। कुछ न कुछ तो चुंबकीय गुणों के प्रति वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो इसी आधार पर ठोसों को 5 प्रकार में बांटा गया है। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं। ये जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, चुंबकीय गुण के कारण चुंबकीय आघूर्ण जो पैदा होता है, उसकी इकाई है बोर मैग्नेटॉन, BM। और एक बोर मैग्नेटॉन का मान होता है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। सबसे पहले हम देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अनुचुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनका द्रव्यमान बढ़ जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करने की प्रवृत्ति इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने देखा होगा प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनके चक्रण विपरीत होते हैं, लेकिन अगर किसी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो उसे बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण ही पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब ये जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाते ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम हटाएंगे तो इसका चुंबकीय व्यवहार भी परिलक्षित नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। अतः अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय व्यवहार अस्थायी होता है, क्योंकि यह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। O2 अनुचुंबकीय होता है आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार। क्यूप्रिक आयन, फेरिक आयन, क्रोमियम+3 आयन, CuO, VO2, टाइटेनियम का ऑक्साइड, इन सब में केंद्रीय परमाणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जस्ट अनुचुंबकीय पदार्थ के विपरीत कि इनमें भी इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे
इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है और विपरीत होता है। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो विपरीत दिशा में होते हैं, इनके चक्रण विपरीत होते हैं, जिससे कि इनके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण भी विपरीत होता है, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसलिए रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो होगा। इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं और इसका कारण है इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होना, अयुग्मित की जगह सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होना इसका बेसिक रीजन है। एग्जाम्पल H2O, NaCl, C6H6, Zn+2, Mg+2, इन सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। उसके बाद हम आते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये अनुचुंबकीय में, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबकीय में भी होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर समाप्त हो जाती है और इनमें चुंबकत्व बना रहता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। अनुचुंबकीय में हम क्या देख रहे थे, वो केवल आकर्षित कर रहे थे, ये प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। यहाँ प्रबल शब्द यूज होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और वो केवल अट्रैक्ट कर रहे थे। इसीलिए इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी ये अपना चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। ये मूल अंतर इन दोनों में। प्रश्न ये उठता है कि ये स्टेबल, इनमें जो चुंबकत्व जो आता है वो स्टेबल होता है, स्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। तो प्रश्न यही उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी अचुंबकीय टुकड़े को, यहाँ अनुचुंबकीय गलत छप गया है, अचुंबकीय टुकड़े को, जी इस पदार्थ के अचुंबकीय जो अभी चुंबक नहीं बना है उस टुकड़े को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें धातु आयन छोटे छोटे खंडों के रूप में डोमेन का निर्माण करते हैं और ये डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में उसकी ओर अभिविन्यासित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये जो व्यवस्था है वो चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी बनी रहती है। जब तक ये डोमेनों का क्रम बना रहेगा तब तक ये चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। आप देखिए कि इनमें सभी डोमेनों का क्रम इस प्रकार से है और ये डोमेनों का क्रम चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी बना रहता है। ये जो मैंने आपको निशान बना करके बताए हैं इनको बोलते हैं हम चुंबकीय द्विध्रुवों के संरेखण। जैसे विद्युत द्विध्रुव होता है प्लस माइनस, वैसे ही चुंबक भी हम जानते हैं इसके दो दिशाएं होती है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं, इसके डायरेक्शनल होता है, ये दिशात्मक कोण प्रदर्शित करता है ये। इसीलिए इसके जो द्विध्रुव होते हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाते हैं, वेल अरेंज्ड हो जाते हैं। और इस व्यवस्थित होने के कारण ये चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं फिर भी ये व्यवस्था बनी रहती है। चुंबक आखिर में है क्या? चुंबक में जो है, जो डोमेन्स हैं जो विशेष क्रम में व्यवस्थित हैं, इसलिए वो चुंबकीय व्यवहार चुंबक है वो। जिस और किसी भी कारण से अगर वो क्रम नष्ट हो जाए तो चुंबकीय व्यवहार भी नष्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। लोह चुंबकीय को क्या बोल रहे थे हम? फेरोमैग्नेटिक। ये है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक वे पदार्थ हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम ये अपेक्षा करते हैं कि अनुचुंबकीय होंगे, लेकिन इनका चुंबकीय गुण बहुत कम होता है, अपेक्षा से कम होता है। हम जितनी अपेक्षा कर रहे थे खैर यार इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बहुत चुंबकीय होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम, नगण्य। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, हाँ इससे पहले मैं आपको बताऊं, उसके एग्जाम्पल अपन ने देखे थे, चलो लास्ट में देख लेंगे वो। तो इसका रीज़न ये है कि इसमें चुंबकीय द्विध्रुवों के संरेखण इस प्रकार से होते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाते। देखना यहाँ पर क्या होता है, दो ऊपर एक नीचे,
दो द्विध्रुव ऊपर एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे, तो इसका परिणाम ये होता है कि अगर एक इससे नष्ट भी हो जाए तो ये तो बचा हुआ है। इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 तो नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ होगा और बहुत कम होगा। इसलिए इनको बोला है लघु लोह चुंबकीय यानी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल है इसका मैग्नेटाइट Fe3O4। अन्य दो एग्जाम्पल में आपको कुछ नहीं करना है, एक आयरन की जगह मैग्नीशियम और जिंक लगा देना है, तो MgFe2O4 और ZnFe2O4, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। और फेरी चुंबकीय यानी लघु लोह चुंबकीय पदार्थ गर्म करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने लायक है कि मैंने आपको लोह चुंबकीय के एग्जाम्पल नहीं बताए थे। आयरन, कोबाल्ट, निकल और CrO2 लोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। अब हम चलते हैं आगे। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये या तो लोह चुंबकीय होंगे या अनुचुंबकीय होंगे, लेकिन इनमें कोई चुंबकीय गुण पाया नहीं जाता। इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है, 0 होता है। वो इसलिए क्योंकि इनमें जो मैग्नेटिक डाइपोल बने उनकी दिशा इस प्रकार से थी कि वो एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पर जैसे एक ऐसा है, इस दिशा में एक दूसरे से विपरीत दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव हैं यहाँ, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं। तो हमने देख लिया प्रतिलोह चुंबकीय, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसके एग्जांपल है मैग्नीज के ऑक्साइड MnO, Mn2O3, MnO4, V2O3, और आयरन के दोनों ऑक्साइड Fe और Fe2O3। आयरन के दो ऑक्साइड है वो तो प्रतिलोह चुंबकीय है, और एक ऑक्साइड Fe3O4 जो है वो लघु लोह चुंबकीय, ये ध्यान रखना है। तो ये हमको पांचों प्रकार के जो 5 प्रकार चुंबकीय गुणों के आधार पर जो ठोस 5 प्रकार के थे उनके बारे में हमने जानकारी ली पूरी। अब हम देखेंगे पैराविद्युतता, जो नया टॉपिक जुड़ा है पिछले 2 सालों से और बिल्कुल नया है, इस कारण से इसके क्वेश्चन आने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। इंग्लिश में कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो शब्द जहाँ भी आ जाता है वहाँ पर गर्म करने से रिलेटेड कुछ न कुछ है, टेम्परेचर का मामला है। तो कुछ क्रिस्टली ठोस, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनके टेम्परेचर में चेंज करने पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, विद्युत पैदा होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं पैराविद्युत पदार्थ, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी यानी पैराविद्युतता। मैंने जो ब्रैकेट में पैराविद्युतता लिख रखा है, देख लीजिए ऐसा ही लिखना है क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप इस ब्रैकेट में लिखा उसी को माने, उस वो वर्ड बिल्कुल परफेक्ट है। तो इनमें क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज करने पर, यानी या तो इसको गर्म करें या ठंडा करें, चेंज इन टेम्परेचर से इसमें विद्युत उत्पन्न होती है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पायरोइलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल है गैलियम नाइट्राइड, जो पावर ट्रांजिस्टर बनाने में काम में आता है। और होता क्या है कि टेम्परेचर में जब हम चेंज करते हैं तो इसमें पोलैरिटी आ जाती है, मतलब क्रिस्टल जालक के कुछ परमाणु अपनी पोजीशन को बदल देते हैं, जिससे इसमें ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, यानी पोलैरिटी आ जाती है। और इस पोलैरिटी के कारण ही वोल्टेज पैदा होता है, वोल्टेज डिफरेंस, और वोल्टेज डिफरेंस होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब चूंकि इसमें ताप परिवर्तन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसीलिए अगर इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर को, ताप को स्थिर रखा जाए तो पैराविद्युतता में क्या फ़र्क आता है। तो पैराविद्युत वोल्टता कम होने लगती है, क्योंकि पैराविद्युत वोल्टता चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी। अब सेम ऐसा का ऐसा एक कैरेक्टर और है जो कंफ्यूज करने वाला है, जिसका नाम है ताप विद्युतता, है ना, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो ताप विद्युतता में क्या होता है, ताप विद्युतता में टेम्परेचर में चेंज करने पर एक, उस पदार्थ के एक भाग का टेम्परेचर दूसरे भाग के टेम्परेचर से अलग हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। एक अगर ठंडा रहेगा दूसरा गर्म हो जाएगा, यानी उनके टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है ना। तो ताप विद्युतता में भी ताप परिवर्तन करने पर विद्युत पैदा होती है, पैराविद्युतता में भी ताप परिवर्तन करने पर विद्युत पैदा होती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, 2 अंतर है।
पैरा विद्युतता द्वारा उत्पन्न वोल्टता अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है, और ताप विद्युतता द्वारा उत्पन्न वोल्टता स्टेबल यानी स्थायी होती है। नंबर 1। नंबर 2, पैरा विद्युत पदार्थ में ताप परिवर्तन करने पर पूरा का पूरा क्रिस्टल चेंज हो जाता है। ताप विद्युतता वाले पदार्थ में चेंज इन टेम्परेचर करने पर उसी पदार्थ के एक भाग का टेम्परेचर दूसरे भाग के टेम्परेचर से अलग हो जाता है, पूरा क्रिस्टल नहीं बदलता। ये 2 अंतर इसके मुख्य हैं। इसके अलावा पैरा विद्युतता को एक त्रिभुज द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, पैरा विद्युतता और पीएजो विद्युतता को। देखिए आप, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल में पैरा विद्युतता को इन 2 सिरों ताप ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बीच में रखा गया है। यानी ताप में परिवर्तन करने पर ये एनर्जी पैदा होती है, विद्युत ऊर्जा, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैरा विद्युतता। पीएजो विद्युतता अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन बता रखा है ये गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा में चेंज करने पर जहाँ पर विद्युत ऊर्जा बनती है उसको बोलते हैं पीएजो विद्युतता। हालांकि कोर्स में नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप इस डायग्राम में दे रखा है, इसलिए आप ध्यान रखिए। इस ट्रायंगल के बारे में भी कभी भूल-भुलैया से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पढ़ना हमारा फ़र्ज है। अब सबसे पहले इसकी खोज कैसे हुई पैरा विद्युतता की, तो सबसे पहले थियोफ्रास्टस है ये, उसने लकड़ी के बुरादे को लिंगरेन द्वारा आकर्षित करके इसकी खोज की। तो खोज किसने की? थियोफ्रास्टस ने की। उसके बाद एक श्मिट नामक साइंटिस्ट था, उसने देखा कि गर्म राख को पत्थर आकर्षित करते हैं जबकि गर्म राख को आकर्षित नहीं करते, और इसने इसे विद्युतीय घटना बताया, किसने? लिनेउस ने, और ऐसे पत्थर को विद्युतीय पत्थर नाम दिया। लेकिन पैरा विद्युतता नाम सर डेविड ब्रेविस्टर ने दिया, जो हम आज पढ़ रहे हैं पायरोइलेक्ट्रिसिटी या पैरा विद्युतता नाम, ये दिया डेविड ब्रेविस्टर ने। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। गैलियम नाइट्राइड, सीजियम नाइट्रेट, पीवीसी, फेनिलपिरिडीन के व्युत्पन्न, लिथियम टेंथैलेट, ये थोड़े इसके मूल एग्जाम्पल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हैं जो देख लीजिए आप। फेरी चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। फेरी चुंबकीय में मैंने आपको बताया Fe3O4 और एक Mg Fe2O4, Zn Fe2O4। प्रतिलोह में मैंने आपको बताया मैग्नीज के ऑक्साइड और आयरन के दोनों ऑक्साइड FeO और Fe2O3। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अनुचुंबकीय लोह चुंबकत्व से किस प्रकार भिन्न है? अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहाँ पर नहीं रह गया है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लें आप। जबकि लोह चुंबकीय पदार्थ बाह्य क्षेत्र द्वारा इतनी प्रबलता से आकर्षित होते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये मूल अंतर है। यहाँ ये प्रदर्शित यहाँ आएगा नहीं, इसको करेक्ट कर ले। चुंबकीय आघूर्ण के निम्न संरेखण से किस प्रकार का चुंबकत्व प्रदर्शित होता है? देखो, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, मतलब पूरी तरह से नष्ट नहीं हो रहा है, यानी लघु लौह चुंबकत्व, फेरी मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक क्यों बनाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी अभिविन्यासित हो जाते हैं और चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दे फिर भी ये अपने डोमेनों का क्रम बना रहता है, इसलिए चुंबकीय प्रभाव को बनाए रखते हैं। इस प्रकार लोह चुंबकीय पदार्थ डोमेनों का क्रम बनाए रखने के कारण स्थायी चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप देख लेना। निम्न को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। अनुचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व, सब अपन ने ऊपर पढ़ रखा है, आप देख करके लिख सकते हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ Fe3O4 को 850 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है? तो हमने पढ़ा है, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ को हाई टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं तो अनुचुंबकीय में बदल जाते हैं। पैरा विद्युतता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। गैलियम नाइट्राइड इसका एग्जाम्पल है, और परिभाषा बता रखी, कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ गर्म या ठंडा करने पर विद्युत उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ताप परिवर्तन होने पर पदार्थ की ध्रुवणता यानी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को पैरा विद्युतता कहते हैं। पैरा विद्युतता और ताप विद्युतता में अंतर मैंने आपको ऊपर बता दिया और त्रिभुज भी बता दिया। इसकी खोज की थियोफ्रास्टस ने लकड़ी के बुरादे को
लिंगरेन द्वारा आकर्षित करके। और एक क्वेश्चन आपको मैंने उस समय बताया था कि क्रिस्टल का ताप स्थिर रखने पर परावैद्युता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो परावैद्युता घटने लगती है क्योंकि उसकी वोल्टता कम होने लगती है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो मैंने आपको अभी अपन ने किए, वही सारे क्वेश्चन हैं। और ये सारे एग्ज़ाम जो बोल्ड लेटर में हैं, गहरे काले अक्षरों में, वो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जैसे RBSE 2012, 2006, 2006, 2007, 2004, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं, है ना। और परावैद्युता से संबंधित प्रश्नों पर अभी तक, क्योंकि ये नया टॉपिक है, नया जुड़ा है और इससे रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन आने शुरू नहीं हुए हैं, इसलिए आप मान के चलिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़िए। और इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिवीजन या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी अपन थोड़ी सी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और आइडिया हो जाए और एक हल्का सा रिवीजन हो जाए अपना, या डायग्राम वाइज ऐसा कुछ करेंगे अपन इसका रिवीजन के लिए शॉर्ट में। तो वो भी आप देख लें, है ना। या अपन वो बाद में करेंगे, तो पहले सेकंड चैप्टर जो भी करेंगे, लेकिन इसके बाद में आपको आप रिवाइज़ करने के लिए मैं एक वीडियो और इसका ज़रूर बनाऊंगा, ताकि अपन कम समय में इसको रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।